नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से अपनी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी में एक नई कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हमारे साथ हैं एक प्यारी सी बिटिया वर्णिका। वर्णिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और बातचीत शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वर्णिका पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं इंग्लिश से। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी वो बराबर की रुचि रखती हैं। आज की युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करती हैं, इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। बहुत अच्छी वक्ता हैं, साथ ही साथ बड़े लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना भी पसंद करती हैं। बहुत अच्छी नृत्यांगना भी हैं और कथक में प्रभाकर कर रही हैं। तो चलिए बातचीत के जरिए जानते हैं कि इनकी रुचि क्या क्या है। तो पहले वर्णिका अपने बारे में बताओ। जी, मैं कुछ पंक्तियों से इंट्रोड्यूस करूँगी। पहले, जिंदगी के इस आधुनिक सफ़र में पुराना ख्याल हूँ मैं। राग ताल नाट्यम और नाद वेद काव्यम का अनोखा संगम हूँ मैं। कभी बच्चों से झलकती है नादानियाँ मुझ में और कभी मैं इतना संभलूँ कि उम्र काँप जाए। लोगों के भावनाओं को शब्दों में इस तरह पिरो सकूँ कि मेरा नृत्य और आवाज़ ही मेरी पहचान बन जाए। बहुत बहुत खूब, बहुत ही शानदार। जैसे कि हमने कहा भी कि बहुत अच्छी वक्ता हैं आप और आपके व्यक्तित्व में झलकता भी है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की बात करूँ तो आपके जो तीनों रुचि हैं अभिव्यक्ति की, कि आप बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं और लेखिका भी हैं। हाँ जी। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत अच्छी रुचि रखती हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। तो अभी आप इतना अनुभव, इतना गंभीरता इन चीज़ों को देखने का, ये चीज़ें कहाँ से मिली आपको? मैं हमेशा से ही स्कूल टाइम से ही हमेशा मैंने ऑब्ज़र्व करना सीखा है। और ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए। एक्चुअली ये एक स्किल है ऑब्जर्वेशन करना ही, जो कि शायद सब में होनी चाहिए। जितना हम ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा, तो उससे ये होता है कि हम सिर्फ अपनी अपनी ना कह के हम दूसरों की हर तरीके के माइंडसेट को समझते हैं और इससे कई सारे अनुभव सीखते हैं। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी सीख होती है, सीखना, कि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें। जी, बहुत अच्छे हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो आप यही कहेंगे कि इसका योगदान ये रहा कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे कि बातचीत में पता चला कि पहले आप बहुत इंट्रोवर्ट थी। हाँ, तो उसकी क्या कहानी है, वो बताएं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ कि जहाँ बिठा दिया वहाँ बैठ गए, जहाँ कह दिया वो ही कर लिया। लेकिन हाँ, अंदर रहता था कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। एक गोल था हमेशा कि मुझे बहुत कुछ करना है, जो कि मेरे पापा से ही आया, मुझे बहुत बड़े सपने देखने का। लेकिन हाँ, मुझे चांसेस नहीं मिले कभी स्कूल टाइम में, क्योंकि शायद वो होता भी है, लोग सोचते हैं, आउटर जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं कि ठीक है बच्चा बहुत शांत है तो ठीक है ये नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से जजमेंट करना ही बहुत गलत चीज़ है। और फिर एकदम से रतिका मैम, जो मेरी गुरुमा है कथक की, उन्होंने मुझे चांस दिया और उन्होंने मेरी एक अंदर की कला को पहचाना, जो कि छुपी हुई थी। शायद मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतना अच्छा कुछ कर सकती हूँ। ऐसे करके मेरा आगे बढ़ी आप। तो अपने टीचर्स के लिए, जो भी ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत, अगर बच्चे इंट्रोवर्ट हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो एक मैसेज जाता है कि हर बच्चा एक प्रतिभा रखता है, तो सभी को मौका देना चाहिए, पहचानना चाहिए, ना कि उसे पहले से ही जज कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आगे, अभी जैसे आप आगे बढ़ रही हैं, तो आपकी जो सोच है वो थोड़ी डिफरेंट है, जैसा कि मैं समझ पाई हूँ। तो आपको ये नहीं लगता है कि बाकी जो बच्चे आप जैसे नहीं हैं तो वो कहीं आपका मजाक उड़ाते हैं? जैसे कि पहले ऐसे होता था कि मैं आपको देखूं कि आप पारंपरिकता और आधुनिकता का बहुत अच्छा संगम है, ठीक है। तो आप मॉडलिंग भी करती हैं, लेकिन उसमें भी आप अपनी संस्कृति और नैतिकता को ध्यान में रखती हैं। जी। कहीं बहन जी टाइप वाला टैग नहीं मिलता है? बिल्कुल, अक्सर मुझे सुनने को मिला है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ और कहाँ, मतलब उनको लगता है कि जैसे मुझ में परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। लेकिन वही है, सोच सोच की बात है। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी पिछड़ी हुई हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं बहुत आगे जा रही हूँ, यानी कि मैं अपने रूट से बंधी हुई हूँ, तो मैं अच्छा कर रही हूँ, ये है। और मेरे को लगता है, हाँ जी। और जहाँ तक ये सवाल है कि सोच में डिफरेंस का, तो खुशी उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ अपने दम पर चलते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने मायने बदल देते हैं।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, और मैं यहीं पर हम आएंगे क्योंकि मेन मुद्दा क्या है कि किसी युवा बच्चे से बातचीत करने का वो यही है कि हम ये देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक रही है। ये हम कहते हैं, ये हमारा नज़रिया है कि भटक रही है, लेकिन वो उसको आधुनिकता कहते हैं, वो उसको प्रोग्रेस कहते हैं, वो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्योंकि तुम उन्हीं की एज की हो तो तुम उसको क्या देखती हो? क्या वो डेवलपमेंट है जिस तरफ जा रही है हमारी जो युवा पीढ़ी, जो पीछे की रूट्स जिनको हम कहें, अगर रूट्स को छोड़ कर जा रही है, तो क्या वो वास्तव में अपने गोल को, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या वो उसको ले पा रही है? नहीं, जो आज आधुनिकता समझ रहे हैं, जिसे मॉडर्निटी कह रहे हैं, या जिस भी उनके परिवर्तन को या जिस भी उनके व्यवहार को मॉडर्न का डेफिनेशन दिया गया है, मुझे नहीं लगता वो मॉडर्न है। क्योंकि जब भी कोई परेशान होता है वो बाहर भागता है, अपने दोस्तों के पास भागता है, जबकि सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे खुद के अंदर है। जितना हम अध्यात्म से जुड़ते हैं उतना हम अपने बारे में जान पाते हैं, और उतने ही हर सवाल का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। हम अपने पेरेंट्स से, इवन पेरेंट्स भी कई ऐसे होते हैं जो शायद नहीं समझते अपने बच्चों को। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत बात करते हैं, और हमेशा एक क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, जिससे कि मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए मुझे दूसरों का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने अंदर या अपने पेरेंट्स से बात करके निकाल सकूं। अच्छा, आपने कहा अपने अंदर, तो अपने अंदर वो अंदर तक कैसे लेकर आए? मतलब हर बच्चा तो इतना गंभीर नहीं सोच सकता, तो क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो हम धीरे धीरे करें और जिससे थोड़ा सा डिप्रेशन से हम दूर जाएं और अपने आप ही, ना कि किसी काउंसलर के पास जाएं, हम शुरुआती दौर में कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करके और अपने डिप्रेशन को कम कर सकें और एक सही दिशा में जा सके और खुश रह सकें, क्योंकि आजकल युवा बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। तो वो आप बताएं कि आप ऐसा क्या करती हैं जो बाकी बच्चे नहीं करते हैं? जी, वो कुछ चीज़ें। ये चीज़ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन से आई। सेल्फ रियलाइजेशन भी एक ऐसी हैबिट है या स्किल कह सकते हैं इसको, जो कि सबके पास नहीं होती। हम बहुत जल्दी दूसरों को दोष दे देते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने मतलब बहुत अच्छा रहा हो। तो मेरे अंदर ये ऐसे आया कि मैंने हमेशा लोगों को बहुत सुना है। लोगों को सुन के हमें तरह तरह के कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। इसी तरह से अगर हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास में विभिन्न तरीके के कैरेक्टर्स पता चलते हैं। उनका रहने का तरीका, उनकी बात करने का विचार जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि उनमें अच्छी है तो वो हम अडेप्ट कर लेते हैं। कई चीज़ें होती है कि वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है वो हमसे सिमिलर हो सकती है, हम भी कर रहे हैं। तो अगर हमें उनकी चीज़ गलत लग रही है, उनका व्यवहार गलत लग रहा है जो कि हमसे रेजोनेट कर रहा है, तो ये वो टाइम है जहाँ पर हमें ये एनालाइज करना है कि हाँ, अगर उसका व्यवहार हमें गलत लग रहा है तो हमारा व्यवहार ऐसा ही है और हम किसी और के साथ करते हैं वो कितना गलत होगा। हाँ, तो इस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। अच्छा वर्णिका, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये साहित्य का मैं प्रभाव समझूं कि तुम पढ़ती हो और बुक्स पढ़ती हो, जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ कि अगर हम मशीनी तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस छूट जाते हैं। क्या ऐसा है? भावनाएं छूट जाती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं या केवल टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं वो छूट जाती हैं और इसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप आजकल टाइम देख ही सकते हैं कि लोग अपने रिश्तों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। फ़ोन में लगे रहना या टेक्नोलॉजी में लगे रहने। इवन बच्चे करियर का जो डेवलपमेंट है या सक्सेस को भी ऐसा ही समझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ है या डॉक्टरी सब कुछ है। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ऐसी सोच रखने के पश्चात ही लोग अपने रिश्ते खो रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू खो रहे हैं, और उन्हें यह नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल कि थोड़ा सा हम भटक रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रूट से, अपनी कल्चर से या अपने रिश्तों से हम बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं। जितना हम अपने रिश्तों से भागेंगे उतना हम भावनाएं खोते चले जाएंगे। तो क्योंकि तुम साहित्य की स्टूडेंट हो और लिखती भी हो, तो तुम्हें लगता है कि अगर हम किताबें पढ़ें आज भी, कुछ वो हैबिट्स लेकर आएँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बचाया जा सकता है, वो विचार, वो भावनाएं फिर से थोड़ी जागृत हो सकती हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ती हूँ और फ़िलॉसफ़ी सबसे पहली जो फ़िलॉसफ़ी है हमारे ग्रंथों में ही है, भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा। तो अगर हम पढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा कैरेक्टर्स को जानेंगे और उस हिसाब से हमारी भावनाएं
जो कि एक समाज ने पहले दे रखी थी कि आपको इस ढांचे में ढल के रहना है, तो उस ढांचे से निकलना भी बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को। ये नहीं कि किसी ने कुछ सिखा दिया तो उसी रास्ते पर हम चलते चले जाएं, हमें ये भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, अपना विवेक जो है वो जागृत रखना है, यूज करके कि जो हमने सीखा है क्या वो सच में सही है, क्या वो सच में देश के काम आ सकता है। मतलब ये कि ब्लाइंड फॉलोअर किसी भी चीज़ का जी, नहीं होना follower चाहिए, नहीं अपना विवेक, वो कोई भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसको देखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो